पे फंगस की ग्रोथ हो रखी थी और वो फंगस जो है वो क्या कर रही थी, उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रही थी। तो इसका मतलब फंगस कुछ, ऑब्वियसली अब फंगस अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रोहिबिट कर रही है तो इट्स मीन कि वो फंगस कुछ ना कुछ रिलीज कर रही होगी, और जो वो चीज़ रिलीज कर रही थी वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर रही थी। वो जो केमिकल था उसको उन्होंने नाम दिया एंटीबायोटिक। एक्चुअली जो पेनिसिलिन नाम की फंगस होती है, ये जो पेनिसिलियम फंगस का नाम है पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक जो ये रिलीज करती है उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम पेनिसिलिन को रिलीज कर रही थी, जो पेनिसिलियम के अराउंड फैल गया था, जिसके कारण वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो उनको फिर ये पता चला कि हाँ, कोई ऐसी चीज होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड कर सकती है। तो फिर कॉमन चीज है, अगर वो बाहर बैक्टीरिया को ग्रोथ को रिटार्ड कर रही है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर भी तो वो ग्रोथ को रिटार्ड कर सकती है बैक्टीरिया की। तो इस तरह से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो वो होके आई थी। फिर ये तो हमारी एक एंटीबायोटिक है, तो सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर हुई थी? सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर करी थी? फ्लेमिंग ने। कैसे डिस्कवरी हुई थी? बाय चांस डिस्कवरी हुई थी। क्या देखा गया था? पेट्री प्लेट थी जिसके अंदर बैक्टीरियल स्ट्रेन ग्रो कर रही थी कोई, बट एक ऐसा रीजन था जहाँ पे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत कम थी उसके अराउंड, और कई जगहों पे तो एकदम एब्सेंट थी। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि उस जोन के आसपास फंगस है और उस फंगस ने कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, और फिर उस चीज को एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लाइफ, लिविंग के, तो वो लिविंग जो बैक्टीरिया थे उनकी ग्रोथ को प्रोहिबिट कर रही थी, तो बस इसी के लिए इसका नाम जो है वो एंटीबायोटिक दे दिया। आज के टाइम पे डॉक्टर कीमोथेरेपी यूज करते, तो कीमोथेरेपी में बेसिकली एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती हैं किल करने के लिए बैक्टीरिया को, बट वो जो ड्रग्स होते हैं वो ना ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ये ड्रग्स हार्मफुल माइक्रोब को किल करते हैं और होस्ट के सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। यहाँ पे होस्ट कौन है? जिसको तुम दे रहे हो मेडिसिन। एंटीबायोटिक को एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी बोला जाता है। और ये केमिकल, देखो भाई, कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक में क्या फ़र्क है? जो कीमोथेरेपी है ना, उसमें हम केमिकल यूज़ करते हैं, और ये केमिकल जो है वो केमिस्ट्री लैब में बनाए जाते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट है जो किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड करने का काम करता है और उनको किल करने का काम करता है। एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट में क्या फर्क होता है? एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करती है या इनहिबिट करती है, और जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रोहिबिट कर सकती है। सबसे पहले एग्जाम्पल बता देती हूँ हमारे पास कौन कौन सी एंटीबायोटिक आजकल यूज करी जाती हैं। एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, रिफाम्पिसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने पीपीटी जब शेयर करूंगी ना तो तुम उस पर देख सकते हो किस ऑर्गेनिज्म से वो एंटीबायोटिक मिल रही है और उस एंटीबायोटिक का क्या नाम है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस सबटिलस, वो वेसिट्रेसिन नाम की एंटीबायोटिक सिक्रीट करता है। बैसिलस पॉलीमिक्सा पॉलीमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक सिक्रीट करता है। फिर हमारे पास फंगस है। सबसे पहले मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दी, पेंसिलियम फंगस। तो ये जीनस है, इसकी कौन सी स्पीशीज जो है वो पेंसिलिन सिक्रीट करती है, उसका नाम है पेंसिलियम नोटेटम। पेंसिलियम नोटेटम पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक सिक्रीट करने का काम करती है। इसके अलावा पेंसिलियम की एक और स्पीशीज है जिसका नाम है ग्रिसिफोलम, और वो गिसिफुल्विन नाम की एंटीबायोटिक सिक्रीट करने का काम करती है। फंगस
और बैक्टीरिया के अलावा एक और क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिनोमाइसिस और रे फंजाई। ये ना बीच में है, इनके करैक्टरिस्टिक थोड़े बैक्टीरिया से मैच करते हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक जो है इनके वो फंगस से मैच करते हैं, तो इसलिए इनका नाम एक्टिनोमाइसिस या रे फंजाई रखा गया। लंबे लंबे थ्रेड लाइक होती हैं ये। इसकी एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन सुनते हैं ना हम, स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसका गला वगैरह खराब हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दो इनको। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नाम की एक्टिनोमाइसिस है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रिलीज करने का काम करती है। एरिथ्रोमाइसिन सुनते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रोमाइसिन सेक्रीट करने का काम करती है। तो इनमें से ना बस दो दो एग्जाम्पल याद रखना अभी के लेवल तक। तो ग्राम बैक्टीरिया की बात कर लूं तो बैसिलस सबटिलस और बैसिलस पॉलीमिक्सा एक बेसिट्रेशन सेक्रेट करता है और एक पॉलीमाइसिन को सेक्रेट करता है। फिर दूसरी हमारे पास क्लास है एक्टिनोमाइसिस की, इसकी मैंने तुम्हें एग्जांपल दी है एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन की। एग्जांपल हमेशा वो वाली देखा करो जो तुम अपने डेली यूज में के साथ लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथ्रोमाइसिन थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए दी जाती हैं पर्सन को, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रोमाइसिन बनाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाने का काम करता है। फंगस की बात कर लें तो पेंसिलियम नोटेटम पेंसिलिन सेक्रेट करती है और पेंसिलियम ग्रासिफोल्वम ग्रिसोफुल्विन नाम की एंटीबायोटिक सेक्रेट करती है। तो ये थे हमारे मेन एंटीबायोटिक्स की एग्जाम्पल। अब एक ना रेंज होती है, देखो भाई अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक मैंने तुम्हें बताई, तो तुम ये नहीं कह सकते तुमने एरिथ्रोमाइसिन दे दी तो वो हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगी। एंटीबायोटिक की भी कोई रेंज होती है, तभी तो डॉक्टर हमें अलग अलग मेडिसिन के लिए अलग अलग इन्फेक्शन के केस में अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूँ हमारी एंटीबायोटिक जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन माइकोबैक्टीरियम, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, इन दो क्लासेस के अगेंस्ट इफेक्टिव मिलती है। टेट्रासाइक्लिन की बात करती हूँ, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन तीनों के अगेंस्ट इफेक्टिव है। पेनिसिलिन जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। फंगस की फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है कैटोकोलानाजोन, वो फंगस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती हैं। असाइलोवीर आजकल जो हम कोरोना के अगेंस्ट मेडिसिन बनाने की ट्राई कर रहे हैं ना, तो असाइलोवीर नाम का एक ड्रग है, एक एंटीबायोटिक है, इसका इफेक्ट भी चेक करा जा रहा है कि ये कितनी के इफेक्टिव होगी इसके अगेंस्ट। असाइलोवीर जनरली वायरस के अगेंस्ट यूज करी जाती है। आगे मूव करते हैं कि ये एंटीबायोटिक काम कैसे करती हैं, कैसे ये तुम कोई एंटीबायोटिक खाते हो तो कैसे जाके ये किसी बैक्टीरिया को या किसी फंगस को या किसी प्रोटोजोन को किल करती है। अलग अलग एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरह के मैकेनिज्म यूज करती हैं। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? पर स्लाइड नहीं शो हो रही है। चलो जर्नल अभी सुनो, मैं इस लेक्चर को फिर से रिपीट कर दूंगी फिर, ठीक है? तुम्हारा एक ही लेक्चर है पूरे वीक में अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी का, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। एक ही लेक्चर है ना पूरे वीक में? शीतल मैम के टाइम टेबल में तो नहीं है इसका कोई भी लेक्चर? क्योंकि मेरे टाइम टेबल में सिर्फ एक लेक्चर है, तो आई डोंट थिंक सो कि एक लेक्चर से ये सिलेबस खत्म होगा। कुछ पार्ट ऐसा तो नहीं है जो शीतल मैम के अंडर है इसका? सारा मेरे पास ही है, ठीक है, फिर मैं बात कर लूंगी इसके लिए क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलो पहले अब ये सुनो कि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती है।
जैसे हम यूकैरियोट है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट किस किस को पता है कि क्या होते हैं? नहीं पता? हाँ हाँ। और जो प्रोकैरियोट होते हैं? हाँ, एग्जाम्पल दे दो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की। हाँ, वेरी गुड। तो देखो भाई, अब जो जो जनरली जो ना डिजीजेस कॉज करते हैं ना, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो प्रोकैरियोट होते हैं, PROKARYOTES। और जिनको डिजीजेस होती हैं वो यूकैरियोट होते हैं। हमने ना, अगर हम बात वापस जाते हैं एवोल्यूशन में, तो सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले ना बैक्टीरिया बन के आए थे। सबसे पहले बैक्टीरिया बने थे अर्थ के ऊपर। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा, अब खुद सोचो, बैक्टीरियाज और जो ये फंगस है, ये इतने एडवांस नहीं है। इनमें ना कोई सोचने की कैपेसिटी है, ना चलने फिरने की कैपेसिटी है ना कोई प्रॉपर अरेंजमेंट हो रखा है। तो जो उनका अंदर का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, और जो हम लोग हैं जिन्हें ये डिजीज कॉज करते हैं, हमारे अंदर का स्ट्रक्चर कुछ अलग है। तो जिसके कारण क्या होगा, तुमने कोई एंटीबायोटिक यूज करी, वो जाके प्रोकैरियोट जाने के बैक्टीरिया पे ही अटैक करेगी, वो तुम पे अटैक नहीं करेगी। क्यों नहीं अटैक करेगी? क्योंकि तुम्हारे सेल्स की स्ट्रक्चर अलग है और उसके सेल की स्ट्रक्चर अलग है। तुम्हें सबसे अच्छी वाली एग्जांपल देती हूँ। हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उसके पास 70s राइबोसोम होते हैं। तुम्हें सेल बायोलॉजी था पिछले वाले सेमेस्टर्स में? तो फिर पता होगा सबको 70s और 80s राइबोसोम क्या होते हैं। सब। अकेले वो थोड़ी लेक्चर लगा रहा है। अच्छा, मुझे अटेंडेंस दे दो। कौन कौन है यहाँ पे? सौरभ, आकृति, विक्रम, निखिल, जूही, और एक बच्चा और आया था बीच में, अमरदीप कर, अमरदीप शायद। है कोई क्लास में तुम्हारी ऐसा बच्चा? अमरदीप, शायद यही नाम था, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। चलो कोई ना, देखते हैं। हाँ, क्या नाम था उसका? अमरदीप ही है ना? बच्चे, मुझे ना आवाज नहीं आ रही है। मैं, अमनदीप, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो, मैं कर लूंगी अटेंडेंस, लग गया मुझे पता। चलो, अब बात करते हैं कि हमारे अंदर ना 80s राइबोसोम है, और उस बैक्टीरिया के अंदर 70s राइबोसोम है। तो हमारी एंटीबायोटिक, वो मान ले तुम लोगों ने ना, पता कौन सी एंटीबायोटिक यूज करी है? तुम लोगों ने एरिथ्रोमाइसिन यूज करी है। एरिथ्रोमाइसिन पता क्या करती है? जो 70s राइबोसोम होता है ना, उस पे जाके इफेक्ट करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देती है। तो अब तुम खुद समझ सकते हो, वो तुम्हारी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट नहीं कॉज करेगी, क्योंकि उसका हमारी बॉडी के साथ कोई लिंक ही नहीं है। वो किसको जाके किल करेगी? वो सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है जिसके अंदर 70s राइबोसोम पड़े होंगे। और वो कौन है? वो बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन है और जो बाहर से आया हुआ है। तो इस तरीके से ये एंटीबायोटिक काम करती है। तो हर एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। एरिथ्रोमाइसिन अलग वे से काम कर रही है, टेट्रासाइक्लिन अलग वे से काम कर रही है, पेनिसिलिन अलग वे से काम कर रही है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन, कैसे काम कर रही है। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन से हुई थी? वेरी गुड।
तो पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन पता क्या है? बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल होती है, और जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो उसे उस सेल वॉल को फिर से बनाना पड़ेगा ना, तभी वो नया वाला सेल बनाएगा। अगर उसके बाहर सेल वॉल ही नहीं होगी तो वो नया वाला सेल कैसे बना लेगा, है ना? कैसे बनेगा नया वाला सेल? तो जो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को प्रोहिबिट करती है, उसकी फॉर्मेशन को। तो अब खुद सोचो, सेल वॉल तो बैक्टीरिया के अंदर ही बनती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर तो बन नहीं रही है, तो हमारी बॉडी को थोड़ी कोई इफेक्ट होना है, तो ऑब्वियसली वो चुन चुन के किनको इफेक्ट करेगी? वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही इफेक्ट करेगी। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक है वो काम करती है। टेट्रासाइक्लिन भी प्रोटीन सिंथेसिस को ही ब्लॉक करने का काम करती है। इन सब का अलग अलग मोड रहता है। ये मैं तुम्हें बाद में करवाती हूँ अगर आगे सिलेबस में होगा तो आई होप तुम्हें ये पता लग गया होगा कि ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं, कैसे डिस्कवर हुई हैं और कैसे काम कर रही हैं, क्या फ़ायदा है इनका। पर खुद ऐसे बोलते ना, अगर हम ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, है ना? फालतू में मेडिसिन भी नहीं खानी चाहिए, एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरियाज बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी तो होते हैं। जैसे हम कर्ड बनाते हैं, कर्ड बनाने के लिए बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो वो भी तो बैक्टीरिया है। अब उस बेचारे के पास भी तो 70 राइबोसोम ही पड़े हुए हैं ना। अब बाय चांस क्या हो रहा है, तुम एंटीबायोटिक ले रहे हो किसी और बैक्टीरिया को मारने के लिए, और बेचारी अब वो जब एंटीबायोटिक जाएगी तो वो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी ना बाय ब्लड। तो अगर हम एक्सेस में एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो हमारे लिए जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर भी तो ऑलमोस्ट उन वाले बैक्टीरिया से मैच ही करेगी। तो इसलिए एंटीबायोटिक क्या करा जाता है, एंटीबायोटिक को कई बार मॉडिफाई करना पड़ता है। अब हमारी बॉडी के अच्छे वाले कोई बैक्टीरियाज को इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए एंटीबायोटिक को मॉडिफाई करना पड़ता है। तुम्हें पीपीटी नहीं शो हो रही अभी भी? चलो सुनो, फिर से लेंगे ये वाला लेक्चर, कोई बात नहीं। उन्होंने ना इसमें बता रखा है कि अलग अलग एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दी। सेल वॉल फॉर्मेशन कौन इफेक्ट करती है? पेनिसिलिन। बैक्टीरिया की सेल वॉल को फॉर्म नहीं होने देगी, जिसके कारण बेचारा बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाएगा, और जब बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली नए सेल नहीं बनेंगे। अगर नए सेल नहीं बनेंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगी। दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस, एग्जांपल दी है मैंने तुम्हें एरिथ्रोमाइसिन की। एरिथ्रोमाइसिन क्या करती है? आरबीसी, सॉरी सॉरी बच्चा सॉरी, जो राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया के 70s वाले, उनके साथ जाके चिपक जाती है। और राइबोसोम क्या काम करते हैं? प्रोटीन बनवाने का काम करते हैं। तो जिसके कारण बैक्टीरिया की प्रोटीन नहीं बन पाएगी और जो बैक्टीरिया उसको मरना ही पड़ेगा। फिर कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जो डायरेक्टली जाके डीएनए पे बाइंड कर जाती हैं, डीएनए के साथ लिंक बना लेती हैं, और जिसके कारण उस पर जो भी वो जिस भी बैक्टीरिया के उसने डीएनए के साथ अटैक किया उस वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। अगर रेप्लिकेट नहीं कर पाया तो नया वाला डीएनए नहीं बनेगा, नया वाला डीएनए नहीं बना तो नए वाले बैक्टीरियाज नहीं बनेंगे, बैक्टीरिया मर गए पुराने वाले। आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को ही ब्लॉक कर दिया एंटीबायोटिक ने, तो बात खत्म होगी। अब कैसे वो बनाएगा आरएनए और कैसे बनेगी प्रोटीन? और कुछ ऐसे होते हैं जो एसेंशियल मेटाबोलाइट के साथ की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन है, वो बड़ी ज़रूरी है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, या कोई एंजाइम है वो बड़ा ज़रूरी है बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए। हमारी एंटीबायोटिक ने क्या किया? उसकी सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग जो एंटीबायोटिक हैं वो अपना इफेक्ट शो करती हैं और बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो तुम्हें एंटीबायोटिक क्या होती है ये चीज़ समझ आ गई है ना? तो अब मूव करते हैं बेसिकली हमारा क्या चीज़ है इस, तुम्हारा क्या मोटो है? तुम्हारा इस चैप्टर में एक तो ये एंटीबायोटिक समझना है, दूसरा ये पता करना है कि तुम कैसे देखोगे कि ये एंटीबायोटिक किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करती है कि नहीं। ऑब्वियसली तुम लोग अपनी मेडिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर ने बोल दिया कि ये ना कोई आया है, ये सैंपल आया है किसी पेशेंट का, चेक करके बताओ कि इसके लिए एरिथ्रोमाइसिन सही रहेगी कि नहीं रहेगी, इसको मैं पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब करूँ कि नहीं।
तो तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट सेटअप करना पड़ेगा। और ये एक्सपेरिमेंट सेटअप मैं तुमको कल करवाऊंगी, क्योंकि विदाउट पीपीटी या विदाउट डायग्राम के वो मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम लोग कल करते हैं इसको। कल तो लेक्चर नहीं है, जब भी लेक्चर होगा इसको कंटिन्यू करते हैं। और मैं बात कर लूंगी मैम से तुम्हारे लेक्चर की, क्योंकि एक लेक्चर में इसका होगा नहीं। ठीक है, चलो फिर कल करते हैं इसको कंटिन्यू। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो।